नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब और एयर कमोडोर एस बेल साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं और देश की राजनीति से जुड़ी बहुत सारी खबरें और बहुत सारे विवाद भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। वो ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे, ब्राजील में, इसके अलावा अमेरिका में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, जहां उन्होंने बहुत अहम बातें पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर कही हैं। उसकी बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इस बात का शोर क्यों है कि भारत कभी भी हमला करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब पानी को लेकर भारत की तरफ टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हैं, इसकी बात भी करेंगे। और पाकिस्तान से एक बहुत भड़काऊ बयान भी आया है। वहां आतंकवादी खुले में जलसा करते हैं, इसमें तो अब कोई नई बात नहीं रह गई, लेकिन वहां वो लाउडस्पीकर लगाकर सड़कों से आसिम मुनीर से ये आह्वान कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर पर हमला करो, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमारी मस्जिदों के ऊपर हमला किया है। तो इन सारी खबरों की बात करेंगे और देश की राजनीति में यूपी, बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश तक क्यों राजनीति उबाल पर है, इसकी भी चर्चा। लेकिन शुरुआत आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक से जो खबर निकली उस पर। सीमा पार आतंकवाद को लेकर यहां चर्चा हुई। क्वाड की बैठक के बाद एक साझा घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, जिसमें पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र है। क्वाड देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है। साथ ही पहलगाम टेरर अटैक को भी इस जॉइंट डिक्लेरेशन में जगह मिली है। साझा घोषणा पत्र में पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही पीड़ित परिवारों के साथ सांत्वना जताई गई। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों, साजिश करने वालों, फाइनेंसर सबको जल्द से जल्द सजा दिए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों से इस मामले में मदद करने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों का एक समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए ये बनाया गया था। साझा घोषणा पत्र में चारों देशों ने अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने को लेकर मिलकर काम करने के लिए संकल्प दोहराया। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले और आतंकवाद के पीड़ित एक बराबर नहीं हो सकते। इनको आप एक तराजू पे नहीं तोल सकते, इक्वेट नहीं कर सकते। मतलब साफ, पाकिस्तान की धरती से भारत पर आतंकवादी हमला अगर होता है तो भारत और पाकिस्तान का नाम भी एक सांस में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो देश आतंकवाद का प्रायोजन करता है और भारत उसका विक्टिम है। यह भी कहा गया कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये मैं आपको रक्षा मंत्री का, विदेश मंत्री का जो उन्होंने वॉशिंगटन में बयान दिया वो आपको हम दिखाएं। लेकिन ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट आपको देते हैं। सब ये भारत में ये चर्चा कर रहे थे और हम भी, कि अचानक अमेरिका को पाकिस्तान इतना प्यारा क्यों लगने लगा है। बात खुली जब पता लगा कि इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है। वो हमला हुआ, अमेरिका ने आसिम मुनीर को लंच पर भी बुला लिया, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होस्ट किया और उस वक्त ये साफ हो गया था कि ईरान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए ये सब अमेरिका को करना पड़ा। अब वो काम पूरा हो चुका है। तो क्या जो पाकिस्तान को लेकर एक यूज एंड थ्रो की नीति रही है अमेरिका की, अब उसमें यूज पूरा हो गया और थ्रो का वक्त आ गया है। और यहां से भारत आगे और क्या उम्मीद कर सकता है, क्योंकि हमारा मुद्दा तो वही है जो पहले था, आतंकवाद पर रोक और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों की पूरी दुनिया में सिर्फ निंदा नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई हो। तो इसकी बात हम करेंगे। आपको रक्षा विदेश मंत्री की बात मैं सुनाता हूं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्योंकि वो होस्ट थे वहां पर, और जब वो अपने बाकी तीनों काउंटर पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे थे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री का जिक्र करते हुए ये एक बात कही जो आपको जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे जो मित्र हैं ये बड़े व्यस्त रहते हैं, ये बहुत बिजी रहते हैं, और मैं जब भी इनके बारे में कोई खबर पढ़ता हूं या देखता हूं कि अमेरिका के, भारत के विदेश मंत्री कहाँ हैं, तो मुझे हमेशा दुनिया के किसी दूसरे कोने में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि वो एक खुद कह रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री, मतलब भारत की विदेश नीति पूरी दुनिया में इस वक्त कितनी जोर शोर से काम कर रही है। और हमारा मकसद सबसे बड़ा एक है, व्यापार, द्विपक्षीय संबंध, ये सब तो निरंतर चलने वाला काम है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल पैदा करना। अब आप सुनिए विदेश मंत्री ने क्या कहा अमेरिका जाकर। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism
and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर कैसे हुई। हमारे देश में अभी तक इसको लेकर राजनीति हो रही है। ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं, 14-15 बार बोल चुके हैं मैंने सीज फायर कराया, मैंने कहा ट्रेड करना है तो वॉर रोको। अब इसको लेकर विदेश मंत्री ने एक बड़ी साफ साफ बात वहां दिए गए एक इंटरव्यू में कही और अमेरिका की धरती पर कही गई है, इसलिए यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेश मंत्री से यही सवाल हुआ कि सीज फायर किसने कराया। ट्रंप कहते हैं मैंने कराया, आप मना करते हैं। तो विदेश मंत्री ने 9 मई की रात की घटना याद दिलाई। उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का फोन कॉल आया, उस वक्त मैं उस कमरे के अंदर मौजूद था, वो सारी बातचीत मेरे सामने हुई है। विदेश मंत्री ने बताया कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, मेरे सामने ये पूरी बातचीत हुई, मैंने पूरी बात सुनी और इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है और इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा था अगर ऐसा हुआ तो भारत बहुत बड़ा जवाब देगा। विदेश मंत्री ने आगे इस इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने उस रात हमला किया और हमने फौरन उसका जवाब दिया और अगले दिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एस जयशंकर को, यानी उन्होंने कहा मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तान अब बातचीत के लिए तैयार है। तो इस तरीके से यह सीज फायर हुआ है। सुनिए उनकी बात। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. It is the antithesis of everything that the UN stands for: human rights, rules and norms, and how nations should conduct their dealings with each other. When terrorism is supported by a state against a neighbor, when it is fueled by the bigotry of extremism, when it drives a whole host of illegal activities, it is imperative to call it out publicly. 5 weeks ago, the United Nations Security Council issued a strong condemnation of a particularly horrific act of terrorism in Pahalgam. It demanded that its perpetrators be held accountable and brought to justice. We have since seen that happen. What that response underlines is a larger significance of the message of zero tolerance for terrorism. The world must come together on some basic concepts: no impunity to terrorists, no treating them as proxies. एयर कमोडोर साहब, विदेश मंत्री ने जो बातें वहां पर कही और खासकर उस इंटरव्यू के बाद भी, आपको लगता है इसके बाद अब अमेरिका के रवैये में, खासकर जब ईरान युद्ध खत्म हो चुका है, हम किसी परिवर्तन की उम्मीद करें? देखिए, अमेरिका ने हमेशा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी की है सभी देशों के साथ। ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ की है पाकिस्तान के साथ। अगर आप देखिए टर्की के साथ पहले F-16 F-35 की डील हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने S-400 खरीदा तो उन्होंने F-35 की डील को कैंसिल कर दिया। अब सुना है कि वापस कर रहे हैं क्योंकि वो S-400 अब वो बेचना चाहता है टर्की, शायद भारत को या पाकिस्तान को। तो ये एक दूसरी चीज आती है। तीसरी चीज आती है कि जो ये क्वाड है, ये मीटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। क्वाड 4 देशों का है इंडो पैसिफिक के लिए। हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और दूसरी चीज क्या बात करते हैं? दूसरी चीज बात करते हैं हम कि इसके अंदर सबके लिए रूल बेस्ड ऑर्डर होगा। रूल बेस्ड ऑर्डर का मतलब है कोई अपनी दादागिरी नहीं दिखाएगा। और जो ये चीजें हो रही हैं इंडो पैसिफिक में, उसमें दादागिरी कौन दिखा रहा है? चीन दिखा रहा है। अब हम आते हैं टेररिज्म के ऊपर भी। तो इसका मतलब है कि हम जो मर्जी कह लें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम चाहे कितना भी हम कोऑपरेशन कर लें 4 देशों के अंदर, इसका मतलब एक ही है, वो है कि चाइना को कंटेन करना। ये चीज हमें माइंड में रखनी है। अब आता है दूसरा, क्वाड के देश जो है 4 इंपॉर्टेंट देश हैं, चाहे वो भारत है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर वो है जापान। तो ये चारों देश जो हैं बहुत ही की हैं और ये टॉप 10 वर्ल्ड के इकोनॉमिक कंट्रीज भी हैं। आप देखिए, इकोनॉमिकली भी एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड है, और इन सब के जो रिश्ते हैं चीन के साथ बहुत पुअर हैं। अगर हम जापान को देखें, सेनकाकू आइलैंड्स के साथ उनकी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे आइलैंड्स पे वो हक जमा रहा है चीन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनके भी नेबरहुड में
चाहे वो कितने भी आइलैंड टेरिटरीज है, उस पर चीन ने अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। सिमिलरली अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर कौन है? वो है चीन। और भारत के अंदर जितने भी टेरर एलिमेंट्स आते हैं या टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ है, वो है पाकिस्तान। पर पाकिस्तान के साथ कौन है? चीन। तो अगर चीन का सपोर्ट ना हो पाकिस्तान को, तो शायद उसमें फिर भी डर आए, फिर भी खौफ आए। तो कहीं ना कहीं भारत एक अभी इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आ रहा है वर्ल्ड के अंदर। जब आप कहते हैं कि आप बड़ी जल्दी तीसरी विश्व की इकॉनमी बन रहे जा रहे हैं और जर्मनी को भी हटा देंगे अपने रास्ते से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करता है, जिसे मैं पेपर नैपकिन कहता हूं, इस्तेमाल करके फेंक देता है, वो भारत के साथ शायद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको भारत चाहिए इंडो पैसिफिक के अंदर, उसको भारत चाहिए चीन को कंटेन करने के लिए, उसको भारत चाहिए कि उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट इतने स्ट्रांग हो और डिफेंस इक्विपमेंट साथ में मिली हुई हो, इंटर ऑपरेबल हो, कि कल अगर चीन उनको साइडलाइन करना चाहता है तो भारत इंडो पैसिफिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो भारत को वो सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन यहां पे मैं कुछ और चीजें कहना चाहता हूं। जो दो चीजें आई हैं, जब क्वाड का फंक्शन है चीन को कंटेन करना, और वहां पे अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हाईलाइट करते हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी टाइप का भी आतंकी हमला होती है, यहां गुड बैड टेररिज्म की बात नहीं आती है। और दूसरी चीज है राइट टू रिस्पॉन्ड। यह बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर भी ला दिया है। उन्होंने ला दिया है कि काउंटर टेररिज्म होगी, उन्होंने ला दिया है कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म जो है वो सही नहीं है, उन्होंने ला दिया है कि कंडेम स्ट्रांगली पहलगांव, उन्होंने ला दिया है कॉल फॉर परपेचुएटर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड फाइनेंसियर्स, जी, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। लेकिन बेल साहब, कागज पर आ जाना चीजें, ये तो ठीक है, लेकिन हमने तो पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अमेरिका का रवैया, कोई मित्र देश का रवैया तो नहीं देखा। बिल्कुल। अब अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट, जैसे ट्रंप हमेशा बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके नेशनल इंटरेस्ट हमेशा वो पहले लेते हैं। इसी वजह से तो बिरयानी खिलाई उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को, और इसी वजह से पाकिस्तान, क्योंकि उस समय उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। आप हिस्ट्री में चले जाइए, जब वो अफगानिस्तान की बात आई तब पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया, जब भी पाकिस्तान रेलेवेंट होता है। लेकिन साथ में ये कहूंगा, भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकते, और भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखने उनके लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है चीन। भारत ने बड़ा संयम अमेरिका के साथ दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। बस वो जब G20 समिट के बाद जो एक फ़ोन कॉल हुई, उस वक्त ज़रूर भारत ने, क्योंकि उस फ़ोन कॉल को का जब रीड आउट दिया, तब भारत ने बड़ा साफ साफ बताया कि भाई हमने ट्रंप साहब को भी बता दिया था कि ये घटनाक्रम था, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं था। उस वक्त शायद ये कहा जा सकता है कि भारत ने थोड़ा सा एक एटीट्यूड दिया था अमेरिका को। लेकिन अब उसके बाद क्वाड में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें होना, आप इसका कोई अमेरिका के रवैये में परिवर्तन के तौर पर देखते हैं इसका असर? अमेरिका के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका विज़ावी इंडिया, विज़ावी पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनके लिए एक ऐसी स्पेस देता है जहाँ पर उसका कोई फ़ायदा होता है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी है। देखिए, दोस्ती में और सेवा में फ़र्क होता है। तो आप दोनों पाकिस्तान सेवक है वो, इसमें कोई ऐसी, तो इसलिए उसको आप उस तरह से मत जोड़े। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका को, जैसा अक्सर मैं कहता हूं कि ब्लू आइड और कॉम्पिटेंट दो लोगों को आप कभी मुकाबला मत कीजिए। ब्लू आइड जो होते हैं उनको यदि आप कॉम्पिटेंस के पैमाने पर, स्केल पे खरा उतारना चाहेंगे तो आप परेशान होंगे। तो वो ब्लू आइड है। ब्लू आइड अपने तरीके से काम करते हैं, उनके लिए सरकार जो देश काम करता है। लेकिन विदेश मंत्री ने अमेरिका की ज़मीन पर जो बात कही, वो भी एक एटीट्यूड है। आपने कहा कि उस दिन एटीट्यूड दिखाया था, आज भी ये एटीट्यूड है कि आप सारी बातें कर रहे हैं, टेररिज्म को लेकर बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। और अमेरिका भारत को छोड़ ही नहीं सकता। एक तो ट्रेड को लेकर भी आप बहुत मजबूत हैं, दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आपकी है वो बहुत मजबूत तरीके से वहाँ पर है, और अमेरिका को पता है कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वैसे दुनिया में अब कोई देश ऐसा नहीं है जो ये समझता हो कि भारत को इग्नोर किया जा सकता हो, लेकिन उनको अपनी ज़रूरत होती है, तालिबान के लिए ज़रूरत होती है, ईरान के लिए ज़रूरत होती है। तो लंच डिनर जो भी है वो हो गया, उसमें कोई ऐसा बड़ा परेशानी नहीं होती। और जो वेंस साहब का भी आपने जिक्र किया, विदेश मंत्री जी ने, वेंस साहब के लिए विदेश मंत्री ने पहले भी यही बात कही थी, आप नहीं सुनते हैं। आप मतलब विपक्ष के जो नेता हैं हमारे,
उस बात को नहीं सुन रहे। जेडी वेंस के फोन की बात विदेश मंत्री ने पहले भी कहा कि जेडी वेंस का फोन आया था उपराष्ट्रपति का। आज उन्होंने उसको दूसरे तरीके से पूरा खुलासा किया कि भाई प्रधानमंत्री के साथ बात हुई थी और प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, और वो सारी बातों को ज्यादा थोड़ा सा और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। लेकिन वेंस के फोन की बात उन्होंने पहले भी कहा था और ये भी कहा था कि दुनिया भर के देश इस तरह से बात करते हैं, लेकिन उसका मतलब मीडिएशन नहीं होता। ठीक है, और तो क्या गारंटी है कि अब ट्रंप 16वीं 17वीं बार वो बात नहीं बोल भी देंगे। मीडिएशन तब होगा ना जब आप मानेंगे। देखिए मीडिएशन कब होता है, आप अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं तो ठीक है, बात कहने में तो आप फोन पर बात करेंगे तो कहेंगे कि अच्छा मैं ये कह रहा हूं, तो क्या आप मना कर देंगे भाई ये बात आप क्या कर रहे हैं? वो हमारे जैसा आपने कहा, हमारे यहाँ लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है ना। हाँ, वही इसलिए तो वो परेशानी है। और क्वाड में जो बात हुई है वो चारों देश का कॉमन एनिमी चाइना है, तो उस मसले पर उस तरह से बात हो रही है। और भारत का ये रुख मुझे लगता है कि हमेशा ही मजबूती का रुख है। लेकिन मैं अभी सोच रहा था, हालांकि वो तो बैल साहब बता सकते कि वो एक सिस्टम में ही है। अभी यूएन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी कर रहा है पाकिस्तान इस महीने, तो वो भी एक मुद्दा है। और उस समय भी काउंटर टेररिज्म और ये सारी बातों पर उसमें चर्चा होनी है, पीसफुल ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करनी है। उस समय वो प्रेसिडेंसी कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये बता दिया कि हम किसी की तरफ ताक नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला होता है या हमारी कोई सिक्योरिटी नीड है तो आप जरा हमारी मदद कीजिए। हमें जो करना था हमने कर दिया। लेकिन फिर भी ये अपेक्षा तो की जाती है कि अगर आप मेरे स्ट्रेटेजिक एलाय, आप मुझे कहते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, तो आप मेरे कंसर्न्स के प्रति सहानुभूति रखेंगे, खासकर सुरक्षा मेरी जो जरूरतें हैं उसको लेकर के। तो ये अपेक्षा की जा रही है कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर एक लिवरेज रखते हैं, अमेरिका जरूर रखता है, तो आप उसको इतना तो कह ही सकते हैं ना। जैसे हमको फोन करके बताया था कि पाकिस्तान कह रहा है कि मैं हमला कर दूंगा, तो हमने तो पाकिस्तान को बोलो अब जाके कि तुम अगर नहीं सुधरे तो फिर हम भारत को नहीं रोक पाएंगे। ये किरदार अमेरिका अदा करेगा क्या त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है उसकी एक लाइन की बात है, ये सब उसके इर्द गिर्द है। ट्रंप को ट्रेड डील चाहिए। 2016 से 20 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हर कोशिश करके वो टैरिफ में अपने लिए कोई लाभ नहीं ले पाए। अब इस वाले कार्यकाल में उन्होंने नए सिरे से रणनीति अपनाई। उनको समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जैसा नेगोशिएटर है वो मानेगा नहीं। जो नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेटिक टीम है, जो ट्रेड टीम है, वो अच्छी नेगोशिएटर है, अच्छा बार्गेन करती है। आप उसके सामने तर्क आपकी टीम नहीं रख पाती। तो अब उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि पहली बार हुआ होगा कि किसी यूएस पॉलिटिशियन ने इतना ब्लंट तरीके से, इतना बल्कि कहेंगे भौंडे तरीके से, इतने भौंडे तरीके से डिफेंस पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी को एक साथ किया है, जो खतरनाक है। ये हमारे लिए नहीं खतरनाक है, ठीक है, यहां विपक्ष जो भी कहे वो भी जानते हैं, ये अमेरिका की नीति के लिहाज से खतरनाक है। इस पूरे मसले में अगर आप ध्यान से देखें, जेडी वैंस की बात जयशंकर जी पहले कह चुके हैं। जेडी वैंस खुद कह चुके थे भाई कि हम नहीं रुकवा पाएंगे युद्ध वगैरह। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने उनको साफ साफ बता दिया था। जो कुछ हुआ वो घटनाक्रम है, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं। मेरा एक ये भी मानना है, और मैं बहुत पहले मैंने कहा कि अब भारत को इस मसले पर देश में या देश के बाहर इसकी बात करना बंद कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। किसकी बात? आतंकवाद की बात? नहीं, ये बात कि हमने युद्ध किसने रुकवाया, ये बड़ा विचित्र है। और मैं कहूंगा कि ये अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो डिप्लोमेसी में हर चीज की एक, जिसको कहते हैं ना, आयु होती है, एक समय होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। भारत को अब ट्रंप की किसी भी बात का ये जवाब देने से बचना चाहिए। वो कुछ भी होता रहे, उनको क्या बताना है, टेररिज्म पर हमने क्या क्या किया वो अमेरिका में भी बताएं, जो डॉक्टर जयशंकर ने बताया ही हर जगह बताएं, और ये भी बताएं कि हम और आगे क्या क्या कर सकते हैं, वो भी लगातार बताते रहना जरूरी है। हमारी अपनी ताकत के बारे में बताना जरूरी है। और एक चीज और भारत के लोगों को विशेषकर समझना चाहिए, ये जो नई ग्रुपिंग है, ये G7 जैसी भले न हो, लेकिन ये दुनिया की एक और एलीट अभी ग्रुपिंग है। मतलब आप जो क्वाड की ग्रुपिंग है वो प्योर किस पर्पस से है, पूरे के पूरे इस हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में ये शांति के लिए, जो कारोबारी समझौते के लिए, विवाद को बचाने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका सबका दुश्मन चीन है, लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है, वो पूरा ट्रेड रूट है। वो इतना भर नहीं है कि एक दूसरे के यहां वो उनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं। दूसरी क्या चीज है, जब हम कह रहे हैं कि एलीट ग्रुपिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत SCO में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है, लेकिन वहां क्या है कि धीरे धीरे उस ग्रुपिंग को बड़ा किया जा रहा है।
यानी वो लोग समझौता करने में उस ताकत को कम इस्तेमाल करते हैं। यहां भारत अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है। तुरंत के लिहाज से कहें तो एससीओ में वहां पहलगाम नहीं आया, दूसरी चीजें आई, लेकिन जब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत चारों का एक ग्रुप है तो वो कह रहा है कि हमने ये जो पहलगाम जो आतंकवादी घटना हुई इसकी निंदा करते हैं, हमारा जो भारत का अधिकार है हम उसके साथ खड़े हैं। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेड डील हो जाने दीजिए, ट्रंप कहीं नहीं गए हैं, लौट के आए। अच्छा समीर साहब, मैं आपको ये भी बताऊं पाकिस्तान में इस बीच क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग भी तो देखते हैं ना कि भाई अमेरिका गए हुए हैं, भारत के विदेश मंत्री, ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, तो भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज कर रहा है और पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों के जलसे करा रहा है। पाकिस्तान से जैसी तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर यह लगता है कि आसिम मुनीर ने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के आतंकवादियों को फ्री हैंड दिया हुआ है और ये आतंकवादी खुलेआम भारत पर हमले की चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं। पाकिस्तान में लश्कर, जैश, हिजबुल, इनके आतंकवादी अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आसिम मुनीर तुम सीधे अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करो, सोमनाथ पर हमला करो। कैमरे पर ये ऐलान हो रहे हैं। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की मीटिंग्स में तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा दिखता है। इन जलसों में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और तलहा सईद को एक फ्रेम में देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सेना लश्कर के ऐसे आतंकवादियों को बुलेट प्रूफ ग्लासेस के पीछे खड़ा करके उनकी ये जिहादी स्पीच दिलवाती है और आतंकवादियों को वीवीआईपीस की तरह ट्रीट कर रही है। बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, आतंकवादी खड़े हुए हैं और उसके पीछे से वो भाषण दे रहा है। और पाकिस्तान के ये आतंकवादी जो हैं ये सरेआम ये कह रहे हैं कि अब भारत में राम मंदिर पर हमला करो। क्यों? क्योंकि हमने जिन आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे, ये कहते हैं कि वो मस्जिद के ऊपर हमले थे, उसका बदला लो। सुनिए। अगर बहावलपुर की औरतें शहीद हो सकती हैं तो मैं पाक फौज से एक मुतालबा करता हूं, आपने भी मेरी हामी, मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी है। उन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, मसाजिद को, और किया कि नहीं? मस्जिदों को टारगेट किया। आप इसका जवाब हिंदुस्तान की छावनियों को टारगेट करके नहीं। मेरी राय है कि पाकिस्तान के हाफिज मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, एक ऐलान करो जिस तरह उन्होंने मरकज तैयबा की मस्जिद को टारगेट किया है। तुम बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर को तबाह करो, राम मंदिर को तबाह करो, इनके सोमनाथों को तबाह करो। अब दुनिया को लेकिन ये सब नहीं दिखाई देता है समीर जी। देखिए, पहली बार तो नहीं कि मतलब पाकिस्तान में इस तरह से खुलेआम आतंकवादी जो मानसिकता के लोग जो आतंकवादी वो भारत को चुनौती दे रहे हैं और भारत में बड़ा हमला करने के लिए सेना को ललकार रहे हैं। ऐसे सारे लोग पाकिस्तान में पनाह पाते रहे जो भारत पे आतंकवादी गतिविधियां करते रहे। दाऊद इब्राहिम तो लंबे समय पाकिस्तान के अंदर रहा, वहाँ के अधिकारियों के साथ वो बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करता रहा, उसके फोटो आते रहे और पाकिस्तान कहता रहा कि दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ नहीं है, वही दाऊद इब्राहिम भारत के अंदर सारे अपराध करता रहा, वो हमले करवाता रहा, वो ड्रग्स भेजता रहा, वो नकली करेंसी भेजता रहा, वहाँ सुरक्षित रहा। ओसामा बिन लादेन तो जब मारा गया तो पाकिस्तान के अंदर था, जिसने अमेरिका में इतना बड़ा हमला करवाया वो पाकिस्तान में सुरक्षित था। बाद में जब पता हुआ तो पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका की फौज ने उसे मारा। तो हमेशा से पाकिस्तान इस तरह के आतंकवादियों का समर्थक रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थान देता रहा है। अब बात यह है कि जब भारत के अंदर इतने बड़े हमले हो रहे हैं तो अमेरिका को देखना चाहिए कि आप क्या उनके सेना प्रमुख के साथ बैठकर डिनर करोगे? क्या मार्को रूबियो ने कहा कि जो पाकिस्तान कर रहा है ये बहुत गलत है और पाकिस्तान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगना चाहिए। आप पाकिस्तान को सारी सुविधाएं देते हो, पुचकारते हो, वो कुछ करता है तो एक बार उसको आप हड़का देते हो, लेकिन बाकी पाकिस्तान को मदद करते हो। ट्रंप ने वो तस्वीरें नहीं देखी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के जनरल थे, उसके बाद भी बुलाया? वो देखा होगा, इंटेलिजेंस इनपुट होता है इनके पास। अमेरिका की खुफिया एजेंसी पूरी इनपुट दे रही होगी किस तरीके से वो आतंकवादियों को वहां तैयारी किया जा रहा है, कैसे लॉन्च पैड वहां तैयार किए जा रहे हैं भारत के खिलाफ। तो ये अमेरिका की भी जिम्मेदारी है कि अमेरिका पाकिस्तान को बताए कि भाई अगर भारत पे आप इस तरह से हमले करोगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं और हम ना आपके साथ व्यापार कर पाएंगे ना आपको रक्षा के दे पाएंगे। लेकिन अब चीन उनके पीछे खड़ा हुआ तो पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो सबकी मजबूरी है, वो चीन की भी मजबूरी है, वो पाकिस्तान डर किससे रहे हैं? ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े हैं। मतलब आतंकवादी किससे डर है? लोग आतंकवादियों से डरते हैं तो समझ में आता है। ये तो वो वहां पर नामालूम अफराद तो घूमते ही रहते हैं ना मोटरसाइकिल पर, अननोन गनमैन, उनका डर होगा, उन्हीं का डर हो सकता है।